नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं शोधन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत आपका और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पहली खबर आज जो है वो बिहार से है। बिहार में चुनाव से कुल 6-7 महीना पहले अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और उसमें भी हेडलाइन ये है कि 7 जो लोग शपथ लेंगे आज, सभी के सभी बीजेपी से हैं, किसी और पार्टी से नहीं। जेडीयू से भी उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। तो अब अचानक इस मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी है? बीजेपी की कहने पर ये मंत्रिमंडल, ये मंत्री जो नए मंत्री हैं, ये इसके लिए राजी क्यों हुए हैं नीतीश कुमार? आपको बता दें, बिहार की विधानसभा के अनुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या जो है वो 36 हो सकती है मुख्यमंत्री को मिला करके। अभी तक कुल 30 सदस्य हैं, इसमें 6 पद खाली थे और इसमें बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री जेडीयू से हैं। हम पार्टी का एक है और एक निर्दलीय समेत कुल ये 30 लोग होते हैं। अब इसमें से दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो 1 मैन 1 पोस्ट के सिद्धांत के तहत उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है मंत्री पद से। अब वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे केवल। तो एक वो और 6 और 7 लोगों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जीवेश कुमार, राजकुमार सिंह, संजय सरावगी, विजय कुमार मंडल, कृष्ण कुमार मंटू, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद। इसमें क्या जातियां साधने की कोशिश की गई है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सवाल वही कि आखिर 6 महीना पहले चुनाव से ये बड़ा फेरबदल सरकार के अंदर आखिर क्यों किया जा रहा है? अभी नड्डा जी की मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा जी की नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री अभी बिहार होकर के आए हैं, लाडला मुख्यमंत्री भी कहा था नीतीश कुमार को। तो अब यहां से ये चुनाव के लिए कौन सा गियर पकड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। मैं आपको 2 बयान लेकिन पहले सुनाता हूं। एक तो दिलीप जायसवाल जी का ही है जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरा बयान इंटरेस्टिंग है। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जेडीयू से, और इन्होंने ये कहा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो अगर ये ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये उनकी जानकारी में होगा। जेडीयू के चीफ स्पोक्सपर्सन का कहना कि हमको नहीं मालूम, वहां भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुका है। तो ये आखिर क्या बताता है? 2 बयान है, आप सुनिए। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये कब तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है अभी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। मंत्री परिषद का गठन, पुनर्गठन, विभागों का वितरण, ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के क्षेत्राधिकार का विषय है, ये उनका विशेषाधिकार है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं और नीतीश चंद्र पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देवेंद्र, पहले अभी प्रधानमंत्री का दौरा, जेपी नड्डा जी का बिहार जाकर के आना, चुनाव में 6-7 महीने का वक्त है, उससे पहले ये एक्सरसाइज क्या बताती है? देखिए, राजनीतिक मजबूरी थी और ये हो जाना था। 7 जनवरी के बाद कभी भी ये कहा जा रहा था कि कभी भी हो सकता है। उसमें 14-15 जनवरी के आसपास की तब की तारीख भी थी, लेकिन हालांकि ये टल गया और थोड़ा लंबा समय लग गया। लेकिन क्योंकि वो सीटें खाली थी, इलेक्शन में जाना है, कास्ट कंपल्सन है, छत्रवाद को लेके एक संतुलन साधने की कोशिश ये थी, तो ऐसे सारे कंडीशन में ये तय था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बीजेपी अपने कोटे की सीटें भरेगी और उस काम को किया गया। दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के लिहाज से अगर बात करें तो ये तो तभी माना जा रहा था कि जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन बीजेपी के भीतर, प्रदेश बीजेपी में इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही थी कि शायद ये चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जितना लंबा खींच सके वो खींच लें। और हाल के दिनों में सर अब ये चर्चा पार्टी के भीतर होने लगी थी कि अगर उनको सरकार में रहने में इतनी रुचि है तो क्यों ना प्रदेश अध्यक्ष
किसी और को बना देना चाहिए। इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी प्रदेश बीजेपी प्रदेश टीम में। तो उस लिहाज से ये तय माना जा रहा था कि जैसे ही एक्सपेंशन होगा उस दिन वो अपना इस्तीफा देंगे। वो जगह उन्होंने खाली की और अब 7 चेहरे जो कि अलग अलग छठ के हिसाब से अगर आप देखें या कास्ट के हिसाब से देखें, इन दोनों में बैलेंसिंग करने की कोशिश की है बीजेपी ने। कास्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो फॉरवर्ड कम्युनिटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन तीनों को बैलेंस साधने की कोशिश किया गया। फॉरवर्ड में भूमिहार और राजपूत, ये 2 कम्युनिटी के लोग उसमें आपको नज़र आएंगे। और पिछड़े कम्युनिटी के हिसाब से अगर बात करें तो कोयरी, कुर्मी, वैश्य, तेली कम्युनिटी के हैं जो कि रीगा से जो विधायक है जो कि मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा कम्युनिटी से भी विजय मंडल को उसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर कास्ट बैलेंसिंग और क्षेत्रवाद संतुलन साधने की कोशिश इस छोटे से विस्तार में भी बीजेपी ने की है। ऑलरेडी जो मंत्री हैं उसमें इसका ध्यान रखा ही गया था, उसको और ऐड किया गया है। सौरभ, नीतीश, अब ये जो नाम है जरा इनके बारे में और आप डिटेल में बता दीजिए। और जैसे देवेंद्र ने बताया इसमें कास्ट कैलकुलेशन भी है, रीजनल बैलेंस भी देखने की कोशिश की गई है। ये नाम जिवेश कुमार से लेकर के मोतीलाल प्रसाद तक 7 नाम। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सही है कि जातीय समीकरणों के साथ साथ जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको साधने की कोशिश की गई है। लेकिन एक और नई चीज जो इसमें मुझे नजर आ रही है वो है नीतीश कुमार के बाद की राजनीति को ध्यान में रखते हुए जो लवकुश, जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक माना जाता है, मजबूत वोट बैंक, उसको भी ध्यान में रखा गया है। कुर्मी जाति से आने वाले जो कृष्ण कुमार मंटू हैं, अमनौर से बीजेपी के विधायक हैं, उनको जगह दी गई है। और इसके बाद कुशवाहा जाति से आते हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ से चुनाव जीते हैं। तो इससे पहले ये माना जाता था कि नीतीश कुमार यदि आपके साथ हैं तो फिर इस वोट बैंक में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके साथ है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद की राजनीति और इस चूंकि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खासकर, और इससे पहले जो उपचुनाव हुए कई हैं, उसमें देखा गया कि आरजेडी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है इस जाति समूह के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देकर। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पर हर किसी की नज़र है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखा है और इसलिए कुर्मी के साथ साथ जो कुशवाहा जाति है उसको भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। ये बावजूद जबकि सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा जाति से आते हैं, डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा कुर्मी जाति से जो कृष्ण कुमार मंटू हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक कुर्मी जाति को लेकर रैली की थी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये संदेश देने की कोशिश है। और दूसरा जो कि एक सबसे कोर वोट बैंक है सवर्ण जातियों में, यदि आप देखें तो भूमिहार जाति से आने वाले जो जीवेश मिश्रा हैं, ये पहले भी मंत्री रहे हैं, दरभंगा के जाले से हैं। और इसके अलावा राजपूत जाति से आने वाले साहेबगंज विधानसभा से हैं राजू सिंह। राजू सिंह दरअसल वीआईपी के टिकट पर लड़े थे, हैं वो बीजेपी के ही, लेकिन टिकट उनको बीजेपी ने ही तय किया था। और जब वीआईपी के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसी समय ये कहा जाता है कि बात हुई थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके अलावा विजय मंडल जो कि अररिया के सिकटी से हैं, ये अति पिछड़ी जाति से आते हैं और केवट जाति से आते हैं। हरी सहनी पहले ही से निषाद जाति से आने वाले मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन चूंकि मुकेश सहनी ने एक अच्छी खासी पकड़ बनाई है बिहार में निषाद समाज के बीच में, तो निषाद समाज के साथ साथ जो कई उपजातियां हैं जिसमें केवट भी एक है, उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। संजय सरावगी दरभंगा से वैश्य समाज से आते हैं, मारवाड़ी समाज से आते हैं। सुशील मोदी इसी समाज से आते थे और कहा जा रहा है कि उनकी जाति को इस बार ध्यान में रखकर एक जगह ये दी गई है। मोतीलाल जो कि सीतामढ़ी के रीगा से आते हैं, ये तेली समाज से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से। और डॉक्टर सुनील जो कि कुशवाहा से आते हैं, बिहार शरीफ से। तो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और सवर्ण, यदि आप ये देखें तो एनडीए का जो एक बेस वोट है, कोर वोट बैंक है, उसको ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय संतुलन है, अलग अलग जिलों से जो प्रतिनिधित्व है, जिस अनुपात में विधायक जीते हैं, उसको भी साधने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। नीतीश और देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अब एक तस्वीर आप याद कीजिए कुछ वक्त पहले की है, जब नीतीश कुमार जी उधर थे, मतलब कांग्रेस पार्टी की और आरजेडी के साथ थे। वो खड़े हैं, नीतीश कुमार जी खड़े हैं, लालू यादव खड़े हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मंत्री बनना है, एक मना दीजिए, नाम भी बोलते हैं। और वहाँ से फिर जवाब आता है, लालू जी कुछ कहते हैं कि हाँ नहीं करवा दीजिए, नीतीश जी करवा दीजिए। वो काम हुआ नहीं था। यहाँ 7 मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना नीतीश कुमार से बनवा ले रही है। अभी चुनाव में 6 महीने का वक्त है। ठीक है, ये बीजेपी के कोटे से बनने दे, तो इसमें कोई ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन बीजेपी एक असर्टिव मूड में, इससे ये जरूर पता लगता है, जैसा अभी नीतीश जी बता रहे थे कि जो नीतीश कुमार का जो
उनका जो जाति का वोट है या जो अति पिछड़ा वोट उनके साथ, उनके नाम के साथ जोड़ करके देखा जाता है, उसको भी प्रतिनिधित्व इसके अंदर है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद आ गई। थोड़ा समय लगा, क्योंकि समय इसलिए लगा क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी का अपना स्वभाव रहा है, और पता नहीं, मैं आज भी ये सोचता हूं कि अगर नीतीश कुमार ये इधर उधर नहीं गए होते तो चाहे जो स्थिति रहती वो आज से और बड़े नेता होते, उनका और बड़ा सम्मान होता और बड़ा प्रभाव होता। वो ठीक ऐसे ही है, वो बाद में चर्चा करेंगे कि अगर अरविंद जी ने वो बंगलवा नहीं बनवाया होता तो शायद उनका भी सम्मान बचा रहता। खैर, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपना वाला आधार खोते हैं तो राजनीति में जिसके पास अपना आधार है वो अपने आधार के साथ और मजबूती से आपका आधार खींचता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में वो करती हुई दिख रही है। जहां तक उसके अपने समीकरण की बात है, सबसे अच्छी बात है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक नेता पूछो तो हैरत में पड़ जाते हैं, धर्म संकट में हो जाते हैं कि किसका नाम बताएं। लेकिन जब पूछो कि क्या आपके पास बिहार के सभी क्षेत्र और सभी समाज का संतुलन है क्या, तो उनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। वो बताना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यार ये भी नेता है, ये भी नेता है, कोई समाज नहीं बचता है। और ये जो एक्सटेंशन है, इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव को इस तरह से देख रही है कि भले ही वो 122 का आंकड़ा होगा ना, 122, वो आंकड़ा उनके ध्यान में है, ये भी सोचना चाहिए। चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहिए, लग रहा है फॉरवर्ड गियर में इस वक्त चल रही है। विजय जी, एनडीए मत कहिए, बीजेपी। बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी। ये सारी एक्सरसाइज बीजेपी की है और बीजेपी फॉरवर्ड गियर में चल रही है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम तो कहा ही है कि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भले ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो शिंदे जी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और वो शिंदे जी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि शिंदे जी तो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, नीतीश कुमार जी शायद उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अब ये बीजेपी की पूरी एक्सरसाइज है। बीजेपी के कोटे के मंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई वो बड़ी आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन दो हैरानी वाली बात है। एक तो माननीय अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की कि वो एक व्यक्ति एक पद के आलोक में, तो वो आलोक उनको बहुत जल्दी लाइट पड़ गई। भारी भारी शब्द जानबूझ के, जब इनको ताना मारना होता है ना कहीं, तब इनकी इतने भारी भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बोलिए। नहीं, लेकिन मेरे को उसमें भी हैरानी हुई कि वो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज रहे हैं जो खुद ही 2 पदों पर है, इस्तीफा। ठीक है, उनका विवेक जागा या जगाया गया है, तो जगाया गया है, तो वो है। और 6 मंत्री वहां बन रहे हैं, बीजेपी के कोटे के मंत्री हैं, तो इसलिए इसमें कोई बहुत आपत्ति वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के लिए आउटर पे खड़ी हुई गाड़ी है। अच्छा, अब उनको इससे ज़्यादा सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। जब सुनील कुमार जी को भी वो मंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी उनके समाज से, तो तैयारी बीजेपी की, जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र किया, कि वो 122 को क्रॉस करने की है और उसके बाद सम्मान के साथ या अनिच्छा के साथ जो भी है उनकी विदाई नीतीश कुमार जी की करने की एक्सरसाइज बीजेपी कर रही है। पर आप कह रहे हैं बीजेपी की नजर केवल नीतीश कुमार की कुर्सी पर नहीं, उनके वोट पर भी है। उनके वोट पर भी है, उसके बिना तो नहीं होगा ना। वो वोट आएगा नहीं, तब तक उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये है। लेकिन एक कंट्रास्ट और है, जो पार्टी दिन भर हिंदू एकता की बात करती हो, वो तुरंत सामाजिक संतुलन पर आ जाती है। नहीं, ये तो आप किसी बड़े नेता को बुला करके पूछिए, वो सब कहेंगे नहीं हमारी पार्टी में कोई नहीं, जाति तय का नहीं, टिकट थोड़ी अभी बांटा आप ही जाता बना रहे है। हो ना, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। और वो दोष, नहीं, कमाल की बात है कि वो दोष मीडिया को देंगे। हाँ, दोष मीडिया। आप लोग, अरे आप लोग देखते हैं जाति नेता, हम थोड़ी देखते हैं। इस पे एक बात कहनी है, हम जब कहते हैं कि हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, हम कहें कि छोटे भाई को थोड़ा दे दें, बड़े भाई को दे दें, बहन जी वाली आई हैं क्या, बुआ जी आई हैं, तो क्या हम सबको बांट रहे हैं क्या? परिवार को एक रखना है तो परिवार में भी सबके मन की जो इच्छाएं हैं, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो लेफ्ट आउट है, वो छूटा हुआ है, वो बचा हुआ है। तो समाज भी तो ऐसे ही है ना। हिंदू कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक आइडेंटिटी, एक मशीन है। हिंदू तो ये पूरे समाज से मिलकर बनता है ना। तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप ये कहते हैं अच्छा फलाने को देंगे, उससे लड़ाएंगे, इससे इसको लेके दूसरे वाले के सामने खड़ा कर देंगे, इसके हाथ में लाठी दे दिया, उसका सर फोड़ दो। ये सब जब होता है तब ज्यादा समस्या है। जाति तो है ही, उसकी सच्चाई भी है, और उस सच्चाई में अगर आप वैमनस्य न बढ़ाएं, घृणा न बढ़ाएं, द्वेष न बढ़ाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। करिए ना राजीव। वैसे उदाहरण मतलब कुछ लोगों को विवादास्पद लग सकता है। चाइना का उदाहरण मेरे दिमाग में आया समीर जी। चाइना के बारे में कहते हैं वो सलामी स्लाइसिंग करता है बॉर्डर पर, अपने जितने भी उसकी सीमाएं हैं, धीरे धीरे इंच 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 करके, कि मतलब एक बार में कोई बहुत हंगामा भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके पता लगे अरे एक दिन अचानक अरे तो सब कुछ ले गया हमारा। तो ये कुछ बीजेपी जेडीयू के साथ कर रही है। आप किस रेफरेंस में मान के चलिए, मैं केवल जेडीयू के रेफरेंस में। देखिए अब ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है बिहार के, अगर आप देखोगे तो। अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। नड्डा जी कल बैठे, नड्डा जी ने कहा कि भाई हमारे 7 मंत्री बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं और विभागों की सूची सौंप दी है।
नीतीश कुमार का काम था कि खाली राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बना दिया गया है, तो उनके पास आप सूची भेज दीजिए। अब नीतीश कुमार के पास बिहार की राजनीति में बड़े डिसीजन लेने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस अब ये चुनाव तक इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि बस चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ में रखा जाए। और अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पिछला अगर चुनाव देखेंगे 2020 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने 122, जेडीयू ने 122 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी ने 121 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट कम नीतीश कुमार से लड़ी थी, क्योंकि नीतीश कुमार कहना था कि मैं बड़ा भाई हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है बड़े भाइयों ने एक सीट ज्यादा ले लो आप, तो एक सीट ज्यादा लिहाज रखा जाएगा इस बार, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार बिल्कुल नीतीश कुमार को नहीं, नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस बार। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इस बार करेगी, क्योंकि इस बार मांझी को भी देना है। चिराग पासवान जो पिछली बार अलग चुनाव लड़े थे और जिन्होंने नीतीश का तो खेल बिगाड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का भी 7 से 8 सीटों पर खेल खराब किया था, उन्हें भी आपको सीटें देना है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करेंगे। अब ये तय है कि नीतीश कुमार कितने सीटों पर लड़ते हैं। क्या नीतीश कुमार को 80 से 100 सीटें दी जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी 150? जो खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कम से कम 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़कर लगभग 100 सीटें अपनी दम पर जीती जा सके। 150 160 हो गया तो फिर तो क्लियर है, फिर उससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत थोड़ी है कि नीतीश जी वही होने वाला है। के बाद उनकी भूमिका आप क्या देखिए रहेगी? ना पिछले समय से क्या चल रहा है। अगर बिहार की अगर आप राजनीति आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, भले ही नीतीश कुमार 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बराबर सांसद लेकर आए हैं, केंद्र में उनकी सरकार का कैबिनेट मंत्री है, उनके भरोसे उनके सहयोग से चल रही है, लेकिन जो निर्णय केंद्र ले रहा है नीतीश कुमार लेकिन आप थोड़ा ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे नीतीश कुमार को? आपने कहा केयर टेकर सीएम हो गए अभी से। बिल्कुल केयर टेकर मुख्यमंत्री। आप 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा डिसीजन ऐसा नहीं है कि जो नीतीश कुमार ये कहे कि उन्होंने लिया है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो जेडीयू का हो। अब देखिए संजय झा उनके अध्यक्ष है। संजय झा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में उनका एक अच्छा ट्यूनिंग है। लल्लन सिंह ने किस तरीके से लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन किया। और नीतीश कुमार अभी जानते हैं कि अब उनके पास बहुत ज्यादा राजनीतिक पूंजी बची नहीं है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके जो करीबी नेता है वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, चाहे वो संजय झा हो, लल्लन सिंह हो, बाकी जैसे लोगों को मौका मिलेगा। बिना भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सरकार आ नहीं सकती, जेडीयू जानती है। और जेडीयू के जो स्थानीय विधायक वो भी जानते हैं कि बिना मोदी के नाम के, बिना मोदी के प्रचार के हम चुनाव नहीं जीतेंगे। देखिए बड़ा मुश्किल होगा। समीर जी, बीजेपी तमाम इतनी सारी बातों के ये हिम्मत नहीं कर पा रही कि वो ये कहे कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेंगे, या हमारी कोशिश है कि हम अपने दम पर। आप महाराष्ट्र जीते, महाराष्ट्र आप जीते, सुनिए तो नहीं, महाराष्ट्र में बोला ना, चुनाव के बीच चलते चुनाव में अमित शाह जी ने पार्टी को बोला कि हमारा लक्ष्य अपने दम पर सरकार बनाना। 2029 आप ये कोशिश, आप ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे बिहार में। लेकिन अभी एक लाइन जोड़ दूं मैं कि और आपकी केंद्र की सरकार उनके समर्थन से है सर। कल सब कुछ है। एनडीए की जो बैठक थी जिसमें एनडीए के सब थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, उसमें प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने केवल लाडला मुख्यमंत्री कहकर बात को छोड़ दिया। कह सकते थे ना कि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एनडीए पूरा चुनाव लड़ेगा। तो कल से ये भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री जिसकी तारीफ कर देते हैं फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाता। खट्टर जी की बहुत तारीफ की थी उन्होंने हरियाणा में चुनाव से पहले। इंपीरियल होटल में बोला ना प्रधानमंत्री मोदी ने कि एनडीए अगले चुनाव मिलकर लड़ेगा। जो इंपीरियल में एनडीए की बैठक हुई थी, मिलकर लड़ेगा में कोई शक नहीं है। तो मिलकर लड़ेंगे, मिलकर ही लड़ेंगे। और फिलहाल नीतीश रहेंगे। एक तो ये कि 2 बातें। एक तो समीर जी ने कहा कि वो बड़े फैसले नीतीश जी नहीं ले सकते, मैं इससे एकदम असहमत हूँ। वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो बहुत बड़ा फैसला है अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित कर देने का। दूसरी एक बात से भी मैं थोड़ा सा इनसे असहमत होता हूं, कह रहे हैं केयर टेकर। आगे की बात अभी नहीं कहनी होती ना। केयर टेकर तो तब होता है जब आप तय कर लें। नीतीश जी अभी इधर हैं, पूरी तरह से मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, लेकिन नीतीश जी को ये पता है। और मुझे लगता है कि राजनीति में हर कोई जो कहते हैं ना कि चतुर सुजान होता है, उससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं रखता है। हम लोग तो विश्लेषण कर रहे हैं। नीतीश जी को जमीन की हकीकत पता है ना। हम लोग अभी महाकुंभ की इतनी चर्चा कर गए, हम आज अभी महाशिवरात्रि की चर्चा कर रहे हैं, हर मंदिर जो लाइन कतार लगी हुई है, क्या ये सब नीतीश जी को नहीं दिख रहा होगा? सब कुछ दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त का सदुपयोग अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। अक्टूबर नवंबर से पहले ये माहौल तैयार कर लेना चाहती है। बाकी पार्टियां साथ में लड़ेंगी। नीतीश जी की भूमिका अब वो मार्गदर्शक। माहौल क्या है? अब हम बड़े भाई हैं, इसमें कोई भ्रम रह गया क्या? नहीं, कोई बोलता है? अब इतने दिनों में देख लीजिए आप, उधर से कुछ बोल फूटा क्या? नहीं, नंबर गेम में भी वैसे ही बड़े भाई नहीं, इस वक्त आप उधर से, वरना जनता दल यूनाइटेड का ये समय होता तो आपको जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का वो बयान आता। 121 से ज्यादा लड़ेगी भाजपा। मुझे लगता है कि इसमें मैं कह रहा हूं यदि जेडीयू से ज्यादा लड़ेगी। 121 से ज्यादा भी लड़े ना भी लड़े, तब भी वो जो सीट है चिराग पासवान की सीट, वो जेडीयू के कोटे से ही जाने वाली है। तो वो भी उसी के मैं तो और आगे कहता हूं सर, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को कम से कम दुगने के अंतर से ज्यादा सीट आएगी।
जी जेडीयू से। अगर ये गठबंधन जीत रहा है तो एक राइडर ये, अगर ये गठबंधन जीत रहा है तो कम से कम दुगने का अंतर रहेगा। देखिए, एक तो दोगुने का अंतर रहेगा, और एक जो सबसे बड़ी बात है उसको समझिए, अंत में राजनीति में क्या होता है, अपना लाभ। नेता लोग झाड़ के खड़े हो जाते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि शर्मा जाएंगे एकदम कि हमारा अपमान हो गया, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, ऐसा नहीं होता। अपमान हुआ तो उससे मिलना क्या है, या हम चुप हो जाएं, थोड़ा सा सह लें, तो उससे क्या मिलना है। अगर हम बहुत मतलब जिसको कहें कि उखड़ गए, बहुत बोल दिया कि नहीं, और बाद में हमें नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल रहता है उसकी सीटों के जीतने का प्रतिशत बढ़ता है। ये कांग्रेस नहीं है कि जिसके साथ हो जाते हैं उसका सीटों का विनिंग लोकसभा में तो नीतीश जी साथ रहेंगे तो ज्यादा सीटें जीतेंगे, अगर वो इधर उधर गए तो कम सीटें जीतेंगे, वो भी जानते हैं। देखिए, अगर आप जो कह रहे थे ना कि दुगने सीट का फर्क होगा, वो तो अभी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की 80 सीटें हैं, अगर आप नीतीश कुमार की देखेंगे तो 41 से 42 सीटें हैं, तो दुगनी सीट का तो फर्क अभी है। जबकि सीटों पर, जबकि बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से लगभग। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी के बेटे ने भी अब तो कह दिया है कि हमारे पिताजी को एनडीए घोषित करे सीएम पद का दावेदार, यही बनेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो कर चुकी है ना पार्टी, जेडीयू उसके लिए दबाव बनाएगी। नहीं, ये नहीं कहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में जो बैठक हुई थी बिहार प्रदेश कार्य समिति की, उसके बाद जो बिहार के जो प्रभारी है उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, विनोद तावड़े ने, कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने वाले। नहीं, वो तो उसमें क्या शक है सर, कोई अभी थोड़ी हटा रहा है। जिसके नेतृत्व में लड़ेंगे चेहरा वही है ना। ये तो नहीं कहा कि जेडीयू से मिलकर लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, मतलब ये शिंदे साहब के नेतृत्व में लड़ा था ना। जैसे हर्ष जी ने एक बात का जिक्र किया, वो अच्छा एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी के पास साथ जो लोग रहते हैं उनकी सीटें पड़ती, मतलब एक ताकत मिलती है आपस में। इसका दूसरा एनालिसिस भी है, एक फुल सर्किल बीजेपी ने पूरा कर दिया है। अपने जितने सहयोगी दल थे उनको खत्म करने का आखिरी दल है ये। पहले अकाली दल, फिर शिवसेना, और अब यहां पर आकर जेडीयू। ये तीन बड़े सहयोगी दल थे भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना का तो समझा जा सकता है सर, और उसमें भी बहस ये हो सकती है कि पहल किसने की थी, लेकिन अकाली दल को खत्म किया, मतलब अकाली दल खुद अलग हुआ। नहीं, अकाली दल खत्म नहीं, वो पार्टी को ही खत्म करने में जो काम हुआ उसकी भूमिका की बात कीजिए ना। और अब जनता, नीतीश कुमार कुछ अपनी वजहों से कमजोर हुए, तो सभी अपनी वजह से कमजोर होते हैं। उद्धव ठाकरे मजबूत होते तो हो जाते हैं, लेकिन ये तो एनालिसिस की बात है ना, आप दोनों तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। वो सारी पार्टियां कमजोर होती है जो एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहती है। उद्धव ठाकरे पे निर्भर रही तो पार्टी खत्म होगी, इधर प्रकाश सिंह बादल उनके बेटे सुखबीर पे रही तो खत्म होगी, मायावती खत्म होगी, अखिलेश खत्म होगी। जो कैडर पे आधारित पार्टी होती है वो हमेशा आगे लंबे चलती है। पार्टी एक व्यक्ति पर जो निर्भर रहते हैं, इस तरह पार्टी को डिसीजन ऐसा नहीं होता, पार्टी में संगठन निर्णय लेता है। दिलीप जायसवाल जी ने जिम्मेदारी समझी है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का आज अंतिम दिन है, और ये जो 1.25 महीना 1.5 महीना कुंभ चला है, और इसके पीछे की जो तैयारियां रही, इस बीच में जो कुछ हुआ, आप ये तो कह सकते हैं कि इस बार जो देखा इससे पहले कभी नहीं देखा, और आगे भी हम ऐसा देखेंगे, इसका इसलिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। इतने लोगों का आना, पूरे जनमानस के अंदर, सनातनियों हिंदुओं के अंदर ऐसा क्रेज इस महाकुंभ को लेकर के जो दिखा है, पहले कभी नहीं हुआ। और ये बेहतर से बहुत आगे की बात है जो इस बार आपको वहां पर दिखाई दिया। बातें हो सकती हैं कि वहां भगदड़ मची, लोगों की जान गई, अव्यवस्था थी कि नहीं थी, ट्रैफिक कितने लंबे लंबे जाम लगे, हाईवे चौक हो गए, या दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की जान चली गई, सारी बातें, वो सारी बातें हुई हैं। लेकिन ये बात आज व्यवस्था से ज्यादा आज हम करना चाहते हैं कि ये जो आपने फिनोमिना देखा ये था क्या। और अभी भी जब आज महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान हो रहा है, लोगों को लगता है, अधिकारियों को ऐसा लगता है कि ये रेला एकदम से थम जाएगा कल से लोगों के पहुंचने का, ऐसा शायद ना हो। अभी भी कुछ वक्त तक लोगों का जो एक मोमेंटम बना हुआ है, वेग जो बना हुआ है वहां जाने का, वो शायद बरकरार रहे। अब अगर हम आंकड़े की बात करें, फिर आंकड़े आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया इस महाकुंभ में, ये दावा किया जा रहा है। इससे पहले जो कुंभ हुए उसमें किसी में 13, 14, 15 करोड़, 20 करोड़, ऐसे तक आंकड़े कोट किए जाते रहे। अब कौन, कोई हेड काउंट तो ऐसा होता नहीं है, तकनीक के जरिए ये गिनती की जाती है। 65 ना सही, 40 सही, 50 सही, लेकिन नंबर पर भी मत जाइए, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। अगर हाईवे के हाईवे जाम हो गए, एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की कतारें लग गई, अयोध्या में, काशी में लोगों का रेला लग गया, रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। मैं आपको कल रात की बात बताता हूं, मेरे परिवार से कोई व्यक्ति अयोध्या गया था। खबर ये आई कि शाम के बाद वहाँ रात के समय में जो बॉर्डर है वो सील कर दिए जाएंगे, बाहर का गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी। ये हाल अयोध्या के अंदर है।
तो आप समझिए कि फिर महाकुंभ में तो कैसी हालत रही होगी। फिर वो जो है फिर ट्रैफिक की व्यवस्था करने के लिए गाड़ियों को डाइवर्ट करते हैं, फिर उसमें काफ़ी समय जो है गाड़ियां घूमती रहती हैं, फिर जब अंदर स्थिति ऐसी होती है तो बाहर से फिर ट्रैफिक को अंदर अलाउ किया जाता है। तो यही एक बड़ा पैमाना बता देता है कि इस बार जिस किस्म से लोगों का वहाँ पहुँचने का सिलसिला चला है, ये भूतो न भविष्यति, ऐसी बात अभी तक तो कम से कम दिखाई दे रही है। कंट्रोवर्सीज की भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब जब अंतिम दिन है इसको लेकर के क्या कहा है, अंतिम दिन कितने लोगों ने स्नान वहां पर किया, मुख्यमंत्री की बात आपको सुनाते हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। अब इस महाकुंभ को लेकर ये भी लोग कह रहे हैं, जानकार लोग कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला हमने इस बार महाकुंभ का देखा है, ये किसी एक आयोजन से शायद इसका सीधा संबंध नहीं है कि केवल आप ये कह दें कि भाई बड़ी अच्छी व्यवस्था थी तो लोगों ने कहा चलो जाके महाकुंभ देखाते हैं। ये उससे बढ़कर कुछ था। ये धार्मिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान आप कहिए या आध्यात्मिक चेतना का, सनातन की चेतना के पुनरुत्थान का क्या कोई द्योतक था, क्या कोई उदाहरण है महाकुंभ? और इसका लार्जर मैसेज जो है वो इस 1.25 महीने के बाद लंबे अरसे तक हम लोग महसूस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा है हर्षवर्धन जी? देखिए, पहली बात तो इसमें अब कोई बहस नहीं है। जो लोग आलोचना कर रहे थे, जो लोग उंगली रख रहे थे, वो भी अभी मानते हैं कि इतना बड़ा जनसैलाब था कि ये दुनिया में ऐसा कहीं हो, ये न तो कहीं देखा गया है, न कहीं रिकॉर्ड में दर्ज है, ये यहाँ हुआ। और अब आप कुछ भी कहें, इस पाले खड़े हों, उस पाले खड़े हों, बीच में जा रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ और ये 2025 का कुंभ ये अमर हो गया। ये अब हमेशा इतिहास में इसका जिक्र होगा। बाकी उसके साथ साथ बहुत सी चीजें चलेंगी, लेकिन ये है क्या? तो हम लोग तो संदर्भों से बात करते हैं, हिंदू जो प्रतीक हैं उनसे बात करते हैं। तो ये गंगा है, वो गंगा जिनको भागीरथ लेकर आए थे अपने पितरों, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो वो गंगा का प्रवाह था। ये वो हिंदू चेतना का प्रवाह है जो बरसों बरस हिंदू मन को उस जगह ले जाकर खड़ा करेगा जहां उसको कोई अपमान नहीं कर सकता, जहां उसको कोई छीण नहीं कर सकता, जहां उसको कोई क्षुद्र नहीं बता सकता, जहां उसके सामने कोई और उसकी चमक के सामने आंख खोलकर खड़ा नहीं हो सकता। ये वो हिंदू चेतना का प्रवाह है जो आपको प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार देखने को मिला है। और ये चेतना का प्रवाह ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयागराज तक है, जो भी हिंदू चेतना के स्थान हैं उन सब पर यही देखने को मिल रहा है। और इसीलिए हमें अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, और फिर हम जब जिक्र करने लगते हैं तो फिर हम उससे जोड़ते हैं कि भाई कैसी होगी हिंदू अर्थव्यवस्था, कैसे हिंदू दिखेगा। अगर हिंदू दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबारी तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावी था तो कैसे था वो? हम चूंकि अलग अलग संदर्भों को लेकर बात करते हैं, हम कोई कहता है कि अंग्रेजों के समय, मुगल के समय, अरे भाई हमारी अपनी जो चीजें थी उसको उन्होंने अलग अलग समय पर मैनेज किया। हमारे अपने नेता जो 1947 और 1952 के बाद जो करना चाहिए था नहीं कर पाए, हमारी चेतना को दबाते रहे, हमें क्षीण बताते रहे, हमें अपमानित करते रहे, इसलिए ये सब नहीं हो पाया। अब वो हो रहा है तो होता हुआ दिखेगा। मैं तो इसे ऐसे ही देखता हूं। अच्छा, आप आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले ठीक है, कह सकते हैं कि भाई आपके आसपास की क्या हर व्यक्ति कुंभ हुआ है क्या? या जो दावा किया जा रहा है 65 करोड़ लोग, अब 120 करोड़ कुल हिंदुओं की आबादी मानी जाती, तो क्या पूरी जगत में जितने हिंदू हैं आधे लोग क्या वहां हुआ? हो सकता है नहीं हुए होंगे, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा जरूर रही या एक कौतूहल जरूर रहा। आप आपसी बातचीत में लोग कहते हैं आप हुआ है क्या, आपका जाने का प्रोग्राम है क्या? ये तो आपने हर किसी से सुना इस बार, इतना तो समीर जी देखा हमने।
देखिए, निश्चित रूप से अगर 45 दिन का ये महाकुंभ की अगर बात करें तो सरकार का आंकड़ा है कि 45 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है वहां पर आकर। 65 हो गया सर आज। हाँ, 65 करोड़ के करीब। ठीक है, आप ये कह सकता है, विपक्ष ये कह सकता है, अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि भाई आंकड़ा कम बता रही है सरकार, वो 70 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया होगा। अब वो तंज कह रहे थे या वो बाकी कह रहे थे, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आप 2-5 करोड़ कम भी मान लो कि ठीक है नहीं किया होगा, 60 करोड़ के लोगों ने किया होगा। लेकिन अगर 140 करोड़ की आबादी के अंदर 60 करोड़ लोग अगर कुंभ के में स्नान करने आ रहे हैं तो इतना अद्भुत और अलौकिक स्थिति वहां पर इस समय नजर आ रही है। ये हिंदू धर्म के प्रति, सनातन के प्रति लोगों का जज्बा बता रहा है, उनका जुनून बता रहा है। और एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि जा नहीं पाया, रेलवे में टिकट नहीं इसलिए जा नहीं पाया, सड़कें जाम हो गई थी, उन्होंने खबरें देखी कि भाई 15 किलोमीटर तक का जाम लग गया है, गाड़ी जा नहीं सकती, तो लोगों ने फिर कैंसिल किया कि नहीं यार बच्चे छोटे हैं, नहीं जा सकते, तकलीफ होगी, तो लोगों ने मजबूरी में कई लोगों ने किया। एक बड़ा वर्ग वो भी जो आना चाहता था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि उन्हें लगा कि नहीं अपन बाद में क्यों हुआ जाएंगे। इस बार ऐसा आपको लगा? पहले क्यों नहीं कभी किसी आयोजन में देखा? देखिए, जो 2014 के बाद से जिस तरीके से सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लोगों के अंदर एक गर्व करने का जज्बा भरा है, योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर किया है, मुझे लग रहा है जब भी कुंभ की बात होगी तो ये 2024 और 25 का जो कुंभ है, इसका जिक्र हर कुंभ में होने वाला है। और अब सरकार के सामने तो बड़ी चुनौती है कि अगर इस तरह का कुंभ का आयोजन हो रहा है तो 12 साल बाद जब होगा फिर महाकुंभ, तो क्या इससे बेहतर हो पाएगा? मुझे लग रहा है इतना शानदार व्यवस्था करना, इतना अद्भुत और इतनी सफल कुंभ का होना, लोग वहां जाकर बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अनुभूति हो रही है, सारी व्यवस्थाएं की है। ठीक है, कुछ कम ज्यादा रहा होगा, इतने बड़े लोग आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत व्यवस्था लोगों को मिल सकती है, लेकिन लोगों का जो श्रद्धा है और जो व्यवस्था सरकार ने की है, सड़कें इतनी शानदार बन चुकी है, ट्रेनों की आपने व्यवस्था की, फ्लाइट की आपकी व्यवस्था थी, रहने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की कि गरीब से गरीब आदमी भी वहां रुक सकता है और पैसे से पैसे वाला आदमी भी रुक सकता है। तो सबके लिए जो व्यवस्था इस बार योगी आदित्यनाथ ने की थी, मुझे लग रहा है ये अद्भुत है। और जो कहा गया है कि न भूतो न भविष्य थी, इससे बेहतर कैसे होगा, ये आने वाली सरकारों के लिए चुनौती होगी। अगर योगी अगर मुख्यमंत्री बने रहते लंबे समय तक तो उनके लिए भी ये चुनौती होगी कि इसी कुंभ को इसी स्तर पर वो कैसे कर पाएंगे। 31 में अगला होगा, बिल्कुल 6 साल बाद। नहीं, और जैसा हम लोग ये मानते हैं कि भाई आपके लिए जो कॉम्प्लीमेंट होता है, आपको अगर कोई व्यक्ति जो है आपकी तारीफ करना, अगर आपका विरोधी तारीफ करे तो इसका मतलब कि फिर तो आपने कुछ ठीक ठाक किया होगा। मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं। शब्द बोलूं मैं? हाँ, हिंदू गर्वानुभूति, हिंदू गर्व को ससम्मान माथे पर बिठाने वाली जनप्रतिनिधि सरकार और सक्षम हिंदू। अगर हिंदू सक्षम नहीं होता तो ये 30,000 रुपए किराया कैसे चला जाता फ्लाइट का? जो लोग कहते हैं कि भारत में तो बड़ी गरीबी है, अगर ये हिंदू सक्षम नहीं होता तो 300 किलोमीटर लंबा जाम प्रयागराज से हर रास्तों पर कैसे लग जाता है, वो गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं। और हिंदू गर्व नहीं होता तो कौन भला इस मारामारी में, इस मुश्किल में, और अगर हिंदू गर्व को सम्मान माथे पर न देने वाली सरकार होती तो इस तरह की व्यवस्था होती। एक बड़े एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और आप ये हिंदुत्व की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत, लेफ्ट लिबरल जिनको आप लोग कहते हैं, उनमें से एक है। मैं नाम इसलिए नहीं रहा हूं कि भाई चूक ना हो जाए मुझसे, किसी और को मैं कोट कर दूं, लेकिन उन्होंने एक लेख में कहा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हालांकि निंदा ही कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब आदमी अपनी रैशनैलिटी त्याग दे, अपना विवेक छोड़ दे, सवाल करना ही भूल जाए, तो उसके बाद फिर वो, आप उसको एक कह सकते हैं, वो सामूहिक चेतना में बात करता है। और उन्होंने उसमें अंग्रेजी के 3 शब्द कहे, बैप्टिज्म बाय बैक्टीरिया, कि लोग वो कहना ही चाह रहे थे इतना गंदा पानी है, तभी देखो करोड़ों लोग जो है मरे जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ बहुत बहुत कमाल की चीज हो रही है वहां पर। गंदा पानी नहीं, गंदा लोगों का मन है, दिमाग है। मैं बार बार कहता हूं, इतने लोग आए तो हो सकता है किसी समय में कोई पानी गंदा हो जाए। ये कोई बहुत मतलब चौंकाने वाली बात नहीं भाई, इतने लोग स्नान कर रहे हैं, सब कुछ है। गंगा की क्षमता आपको साफ करने की है, आप गंदा करते हैं, ये एक दोनों स्थायी। लेकिन ये शब्द गौर कीजिए, बैप्टिज्म, हाँ वो हो गया है, अब क्या करेंगे वो? अब आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए। सर ये जो देखा इस बार क्या था? ये देखिए, नंबर को लेकर है ना, इस पर अब बहस ही बंद कर देनी चाहिए, है ना। मान लीजिए 65 करोड़ है, आपने कहा कि 2-4 करोड़ कम कर दे, मैं कह रहा हूँ आधे कर दीजिए, 30 करोड़ कर दीजिए, ठीक है, इस पर तो कुछ विवाद कहता हूं, इससे चौड़ी सड़कें पहले थी क्या? तो नहीं, और इससे ज्यादा ट्रैफिक पहले कभी देखा क्या? और वहां पर व्यवस्था हुई और वो सारा मतलब एक अमेरिका ने तो डुबकी लगा दी, मिनिमम मान बिल्कुल ठीक। तो वो 36 करोड़ की आबादी। और इसके लिए मतलब मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को भी बधाई देनी चाहिए कि भाई एक 45 दिन तक किसी आयोजन को एक ठीक तरीके से चला लेना, बहुत सारी व्यवस्थाएं उसमें शामिल कर लीजिए,
20% उसको शामिल कर लेते हैं हम, अव्यवस्थाओं को, हादसे जाम को। हुए, लोगों की हादसे जान गई, हुए, मोरल वो डाउन सब होता है, सब कुछ उससे भी होता है। और उससे है ना बहुत बड़ा झटका लगता है किसी लीडर को कि एक बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद भी उसको चला लेना, ये एक बड़ी बात है। उस पर उन्होंने काम किया, उसके लिए भी बधाई देनी चाहिए। दूसरा, इसको अभी जो आपने शब्द काम में लिया ना, बैप्टिज्म, एक्चुअली ये सोच जो है ना, बैप्टिज्म शब्द कहाँ से आता है? क्रिश्चियनिटी। हाँ, तो वो जो सोच है वो बार बार इस हिंदुत्व के गौरव की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसमें अखरती है उसको, है ना। यदि इसको मैं दूसरे तरीके से मैं आमतौर पर इस तरह से तुलना नहीं करता, दुनिया भर के धर्मों के जो आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, जो सबसे बड़े आयोजन होते हैं जिन्हें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानते हैं जी, उन सबसे बड़ा आयोजन ये हुआ है, बिल्कुल ठीक। समझे। और जिन लोगों ने बैप्टिज्म बैक्टीरिया कहा या फ्रॉम बैक्टीरिया कहा है, वो शायद उस समय बैप्टिज्म के वक्त भी नहीं बोलते ये बात, नहीं बिल्कुल नहीं बोलते, किसी लेकिन और धर्म के इतने आयोजन बड़े पर आप नहीं आयोजन बोलते। ने उन सारे धार्मिक आयोजनों को पार कर लिया। तो एक तो बड़ा बदलाव क्या हुआ है इस सरकार को लेकर कहे तो, राजनीतिक तौर पे मैं बात करता हूँ, धर्म को तो मैं चर्चा नहीं करता। इस सरकार ने, जो मैं बार बार करता हूँ, एक तो पॉलिटिकल पैराडाइम बदला। पॉलिटिकल पैराडाइम ये बदला था कि जो माइनॉरिटी को लेकर और अपीजमेंट को लेकर जो पॉलिटिक्स होती थी उसको बदल के एक मेजॉरिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर आ गए। दूसरा एक बड़ा बदलाव जो हुआ वो ये हुआ जिसे आप हिंदू गौरव शब्द करते हैं, मैं उसको पता नहीं गौरव शब्द करता हूँ कि नहीं करता, लेकिन आपको हिच नहीं हो रही। आज से 25 साल 20 साल पहले तक बहुत सारे लोग कुंभ भी जाते थे, बहुत सारे लोग अयोध्या भी जाते थे, क्योंकि मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, कुंभ भी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, काशी विश्वनाथ। लेकिन वो जो गौरव होता है उनको, वो या दिखा सकते हैं कि मैं कुंभ में स्नान करके आ रहा हूँ, वो जो एक थॉट प्रोसेस बदला है। दकियानुसी माना जाता था। और हाँ, ये दकियानुसी। शब्द है कि दकियानुसी आप मानते थे जब आप मंदिर जा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे ठीक हैं, है। वो दकियानुसी का जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी एक बड़ा बदलाव हुआ। और यदि हिंदुस्तान को देखें या दुनिया को भी देखें तो जब जब धार्मिक चेतना होती है ना, वो एक सामाजिक चेतना का फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कहानी कुर्सी की में आइए अब बात करते हैं। हमने महाकुंभ की चर्चा की थी, लेकिन महाकुंभ के हमने राजनीतिक असर की या प्रभाव की हम लोगों ने बात नहीं की। देखिए, एक बात तो यह है कि अब बड़े से बड़ा गैर भाजपा नेता भी हो तो कहीं ना कहीं एहसास तो हो गया कि सनातन को साथ साथ लिए बगैर तो काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संख्या पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव बाद में कहने लगे कि नहीं, अवधि बढ़ा दीजिए, बहुत लोग नहीं जा पाए हैं भीड़ की वजह से, उनको अवसर मिल जाएगा जाने का। अब उन्होंने आज एक तस्वीर भी शेयर की है, वो तस्वीर हो तो आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। वो इटावा में एक शिव मंदिर बना रहे हैं और वो केदारनाथ जी धाम की तरीके से बिल्कुल उसी स्वरूप में वो एक मंदिर बनाया जा रहा है और महाशिवरात्रि तो उन्होंने उसकी तस्वीर भी शेयर की है। अब क्योंकि उनकी एक छवि ऐसी बन गई, अब बात भी वो पीडीए की करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ज़्यादा बात करते हैं, तो इस किस्म के आयोजनों से उनको लोग एसोसिएट करके नहीं देखते, लेकिन उनको भी ये कहना पड़ा। तो अखिलेश यादव की बात हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप बात कीजिए, राहुल गांधी नहीं गए, राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी वाड्रा हों, खड़गे साहब भी नहीं गए, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस के सीनियर और नेताओं ने महाकुंभ जाने का अवसर छोड़ा हो। लंबी लिस्ट है इसके अंदर। डीके शिव कुमार केरल कर्नाटक के डिप्टी सीएम सबसे पहले वो गए, दिग्विजय सिंह गए, सचिन पायलट वहां होकर के आए हैं, नकुल नाथ गए, अजय राय गए यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है, सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कली गया, अविनाश पांडे प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के वो गए, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो गए, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन तक गए, डेरेक ओब्रायन जैसे व्यक्ति भी जा रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह हिमाचल वाले वो गए हैं, प्रतिभा सिंह उन्हीं की माता जी वो दोनों भी साथ में गए हैं। तो ये अच्छा, इसी को और थोड़ा सा आगे आपको ले जाके दिखाता, एक बात करते हैं। आज डीके शिव कुमार जाने वाले हैं कोयम्बटूर। आज महाशिवरात्रि पर जो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं उनके वहाँ उनका एक बहुत बड़ी व्यवस्था है कोयम्बटूर के अंदर, मुख्यालय है उनका वहाँ पर, वहाँ उस कार्यक्रम में वो शामिल रहेंगे। योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में रहेंगे, माफ़ कीजिएगा अमित शाह जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले सर ये मंडल 90s वाला, फिर 14 के बाद कमंडल या आप कहिए राम मंदिर आंदोलन के बाद अब ये जो इस वक्त चल रहा है और क्या। अच्छा, मुझे बिहार की खबर भी याद आ रही है, हम ये लोग बात कर रहे थे ये उस जाति का मंत्री बनेगा, इस जाति का, मतलब कमंडल प्लस मंडल चल रहा है। देखिए ये युग कौन सा है? ये जीवन की सच्चाई है, कमंडल और मंडल दोनों ही साथ साथ चलेंगे। अब इसको राजनीतिक पक्ष की आपने चर्चा की, तो जब आप डीके शिव कुमार की बात करते हैं, सचिन पायलट की बात करते हैं, सुक्खू की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं, एक नाम छूट गया, थरूर, शशि थरूर जी का।
आज उनका तिथि के जन्मदिन। हिसाब से देखें तो जन्मदिन भी है, जन्मदिन मतलब भी है आज। हाँ, हिंदू उन्होंने खुद भी कैलेंडर कोट के हिसाब किया, से कोट महाशिवरात्रि किया है। उन्होंने लिखा कि मेरा जन्म हुआ था महाशिवरात्रि पर और मेरा जो नाम है शशि, ये शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है उसका नाम शशि है, तो मेरे माता पिता ने ये नाम रखा था मेरा। और ओम नमः शिवाय शशि थरूर साहब भी कह रहे हैं। जी नहीं, तो ये बात ठीक है कि अब सब लोग आ रहे हैं, तो इसका राजनीतिक मतलब ये भी तो होता है कि इसका मतलब जो कुंभ में जा रहे हैं, जो अयोध्या जा रहे हैं, जो वाराणसी जा रहे हैं, वो सब भाजपा के वोटर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक बात इसका मतलब ये भी तो हो गया। हाँ। और वो तो हो ही जाएगा, यदि 60 करोड़ हिंदू भारतीय जनता पार्टी का वोटर होगा तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं होगा। तो राजनीति को और तो इससे कोई पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोग कहेंगे बिल्कुल संकीर्ण तौर पर बात सही, लेकिन हाँ कर रहा हूं बीजेपी का फायदा है। लेकिन ये ना समझे कि सिर्फ इसी से फायदा हो जाएगा। जैसे इसको देखें हम कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो यदि आज योगी जी बैठ जाए कि बस अब मैंने महाकुंभ करवा दिया है और 2027 का चुनाव पक्का है, तो उसमें थोड़ी से सवाल खड़े हो जाएंगे। आपको हिंदू जो मानस है ना, वो दोनों के साथ चलता है। ऐसा नहीं है ना, जीवन तो केवल कुंभ में डुबकी लगाने से नहीं चल रहा ना। ठीक है, और इसलिए मैं वो जो खड़गे साहब कहते हैं कि उससे गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, मेरे को तो नहीं मिला कोई खड़गे साहब के अलावा कोई आदमी जो ये कह रहा हो कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है। ये दोनों ही अलग अलग मुद्दे हैं। ये आपने विचार जो दिया बड़ा अच्छा है, इसको जरा सोच के देखिए। मान लीजिए कि कोई इसमें बिहार से कोई व्यक्ति आया हुआ है और वो लालू यादव का समर्थक है पक्के वाला, लेकिन उसको भी कुंभ देखने की बड़ी इच्छा थी और उसने सुना था कि भाई योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, चलो कुंभ देख करके आते हैं। तो कुंभ देख कर आए तो इसका मतलब भाजपा थोड़ी हो गया, भाजपा ही नहीं हो गया, लौट के फिर वापस वहीं चला एफिलिएशन वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लोग हों जो इधर उधर घूम रहे हो, वो शिफ्ट हो सकते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो तो इंटैक्ट रहेगा, पक्का होगा और पक्का होगा। और इससे कोई नाराज तो नहीं होगा कम से कम भारतीय जनता पार्टी से। ये भी एक बड़ा फायदा है के तौर पे। आजकल तो नाराज हो जाना भी तो मुश्किल काम है ना, तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं फिर से हम लोग जहाँ चर्चा शुरू की थी कि योगी जी को मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन के बाद, जो बहुत बधाई वाला काम है, उसके बाद अब अगले 2 साल उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पर, और जैसे चर्चा हुई थी कि नदियों को ठीक करने पर, खासतौर से कानपुर में जो गंगा की स्थिति है उस पर चर्चा करके, या यमुना को मथुरा में कैसा है या और जगह पर क्या है, उसको ध्यान रखें। और खासतौर से उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन पर और सरकार पर अब ज्यादा फोकस करना चाहिए। 27 के चुनाव में वक्त भी बहुत है अभी और काम भी बहुत है करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के लिए। ये एक लेकिन एक कामयाबी से किया गया बहुत बड़ा काम उनके नाम पर दर्ज हो जाएगा। ये दर्ज है हमेशा। अखिलेश जी वाली बात जो मैं कह रहा था आपसे, उन्होंने जो तस्वीर आज शेयर की वो ये है, वो मंदिर ये बन रहा है, इटावा में बन रहा है और बिल्कुल आप देखिए केदारनाथ धाम जी की तरह है। केदारनाथ का ही वो बिल्कुल। तो अब अखिलेश जी, इस पर एक विवाद भी हुआ था, आपको याद हो, इस पर एक विवाद भी हुआ था कि ये जो मंदिर बनाया गया उसको केदारनाथ का ही नाम दे रहे थे। तो फिर केदारनाथ जो मंदिर बना हुआ है उत्तराखंड में, वहां के लोगों ने उस पर, प्रशासन ने आपत्ति की, तो अब इसके नाम में भी कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, देखिए अब विपक्ष को समझ में आ रहा है कि भाई अब ये वाली धारा तो छोड़ी नहीं जा सकती है। नहीं, देखिए इसको 3-4 अलग अलग चरण है जिसमें बात करनी चाहिए। पहला तो ये कि क्या इससे सीधे राजनीतिक लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ मिलता है। लाभ नहीं मिल रहा होता तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं होते। लाभ नहीं मिल रहा होता तो लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ नहीं होते। लाभ नहीं मिल रहा होता तो देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लाभ नहीं मिल रहा होता तो देश के, जिसको कहें कि अब 28-29 में से ज्यादातर, शायद 21 राज्य हैं, जो 22 हो गए दिल्ली मिला के, 21-22 हैं, तो इतने राज्य हो गए, तो लाभ तो मिल रहा है। क्या सिर्फ इसी से होगा? तो नहीं होगा। दिल्ली की बात कर लीजिए, 43% मतदाता अभी भी उनके साथ खड़ा है। लेकिन चरणों में अगर बांटे तो पहला चरण ये कि भारतीय जनता पार्टी ने आज सबको अपने वाले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। आप अभी तक उनके मैदान में जाकर खेलना, आज अभी तक क्या कहना होता, कुछ भी आप बात कर रहे हैं तो उसको एक सेकुलर पैमाना था, जिसको मैं फ्रॉड सेकुलर पैमाना कहता हूं, उस पैमाने पर सब आंका जाता था। आज किस पैमाने पर आंका जाता था? आज हिंदू के पैमाने पर आंका जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं, बिल्कुल आप हिंदू हैं। शशि थरूर कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं, बिल्कुल हैं ही हैं। लेकिन ये जो हिंदू होने को पीछे रख देते थे, जो रोजा अफ्तार में बड़ी जल्दी से टोपी पहन लेते थे, लेकिन टीका कोई लगा देते उसको जल्दी से पोंछ देते थे, जो राम का चित्र किसी भी कार्यक्रम में गलती से भी किसी अतिथि को न दे दिया जाए, जो सरस्वती वंदना करते किनारे हो जाते थे, जिनको वंदे मातरम करते हुए लगता था कि कहीं कोई किनारा पकड़ ले तो हम बात न करें, जो भारत माता की जय बोलने से जिनको लगता था अरे क्या जरूरत है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना, आज वो नहीं कह सकते कि नहीं नहाना नहीं नहाना। हम लोग कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते। तो ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण क्या है? फैजाबाद का चुनाव है वो तीसरा चरण। आप सब कुछ कर रहे हैं, हिंदू चेतना जागृत है, हिंदू आपके पीछे खड़ा है, हिंदू दुखी भी होगा,
लेकिन अगर आपने दूसरे वाले काम नहीं किए, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल कंपल्शन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल इक्वेशन, सामाजिक, जो वो नहीं किया आपने। अब चौथा क्या है, जहां हम खड़े हैं वो गौरवशाली हिंदू भारत होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए कोई संविधान हटाने की या संविधान संशोधन की ऐसी न तो किसी की मंशा है न जरूरत है, लेकिन जब हम बार बार ये कह रहे हैं, लोग कह रहे 65 करोड़ स्नान, तो हमारा तो देश इतना जागा हुआ देश है, तो हम कहां खड़े होने चाहिए। चौथे वाले चरण के लिए अब यही लोग पुश करेंगे, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट हो, वो सबसे कठिन चरण है। और तब वो कहेंगे हमारी नदी, अब जैसे हम लोग यहां नोएडा में हैं, तो नोएडा गाजियाबाद की हिंडन नदी क्यों काली है, हमारे प्रतापगढ़ की सई नदी क्यों सूखती चली जा रही है, क्यों गंगा में पानी हर बार पार्ट पे कम होता जाता है, यमुना की जो गंदगी है वो क्यों हो जाती है, क्यों कानपुर में टेनरी की वजह से गड़बड़ हो गई, रोका तो उद्योग धंधे वहां बंद होने लगे। ये सारे काम उसके साथ जाएंगे। ये चौथा चरण है जिसपे अब इन सरकारों को काम करना होगा। एक वैसे आजकल एक बात तो सुनाई नहीं देती, जो हमारे पॉलिटिकल लेक्सिकन की शायद सबसे बड़ी डिक्शनरी में सबसे प्रोमिनेंट शब्द था, सांप्रदायिक शक्तियां। आजकल कम सुनने में आता है ये सारी तो है, देखिए ना, सांप्रदायिक शक्तियों की भीड़ लगी, चल पड़ेंगे तो लोग बह जाएंगे। पैराडाइम ही बदल गया ना, सांप्रदायिक शक्ति। जिन्हें सांप्रदायिक शक्तियां कहा जाता था वो आध्यात्मिक शक्ति में बदल चुकी है। अब उन्हें सांप्रदायिक नहीं, अब आध्यात्मिक के रूप में देखा जा रहा है। और देखिए ये एक पुनर्जागरण है 2014 के बाद जो पुनर्जागरण हुआ है सनातन का, जिसे कह सकते हैं जी, नूतन और सनातन का, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था, वो यही है 2014 के बाद, कि अब एक दकिया उसे नहीं माना जाता था। पहले कहा जाता था कि भाई गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट जानना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, पॉलिटिकल फायदा तो मिल रहा है ना। 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ताकत के रूप में उभरी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बना है, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। अगर लोगों को लगा था राम मंदिर के बाद तो 400 आना चाहिए था, नहीं आया ना। नहीं, लेकिन ठीक है, ये बात तो सही है कि सीटें कम हुई, उसमें एक नैरेटिव चला, लेकिन उसी का असर तो फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में देखने को मिला ना, उसी का असर तो दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला। अब भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेज पर पहुंच गई है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि अब हिंदू संस्कृति के प्रति जो गर्व उत्पन्न हुआ है कि दूसरे लोग भी अब इसको वोट बैंक समझकर इसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोशिश की, अखिलेश यादव इटावा में मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, क्यों वो फोटो बहुत खुशी से डाल रहे हैं, अखिलेश यादव का कुंभ में जा रहे हैं तो फोटो डाल रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जैसे भारत के संविधान में जब हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कुछ कानून दूसरे कानूनों के ऊपर सुप्रीमेसी रखते हैं, ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है कि भाई ये कानून तो यहाँ लागू रहेगा, लेकिन अगर ये वाला आ गया तो फिर इसके ऊपर वो वाला चल जाएगा, फिर ये वाला कानून, इसकी मान्यता छोटी हो जाती है। ऐसे ही यहां बीजेपी की कोशिश ये है कि अगर हम कमंडल मंडल पर ओवरराइडिंग इफेक्ट लगाए, लेकिन 24 के चुनाव ने यह बताया कि लोगों को मंडल से कॉम्प्रोमाइज मंजूर नहीं है। कमंडल है, बहुत बढ़िया है, हिंदुत्व आइडेंटिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं, उससे समझौता नहीं करेंगे। देखिए 90 के दशक में जरूर मंडल और कमंडल दो अलग अलग राजनीति की धाराएं थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे 2014 के बाद अब मंडल और कमंडल एकाकार होते हुए जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब मंडल और कमंडल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो भाई कमंडल की जो बात करते थे और जो मंडल की बात करते थे, पिछड़ी जातियों की जो बात करते थे, आज वो जाति भी तो सबसे ज्यादा आज कुंभ में जा रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन करने जाने वाले वो लोग हैं। जाति थोड़ी भूल रहा है, जाति नहीं भूल रहा, लेकिन वो जब उसको चुनाव करना होता है, जब उसको चुनाव करना होता है तो ये देखता है ना कि भले मेरी जाति कुछ भी हो, लेकिन मैं तो हिंदू धर्म में हूं ना। धर्म की छतरी में अगर सारी जातियां इकट्ठी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, और उन्हीं जातियों को तो सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से मंडल की बात कोशिश कर रही है वो करने की। सर मैं एक बात कहता हूं कि मंडल के आगे कमंडल नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान की राजनीति का सच है। अध्यात्म का, धर्म का सच अलग है। कमंडल के नीचे मंडल आ जाता है धर्म के स्तर पर, निजी स्तर पर, कि आप सब लोग एक साथ हिंदू जो है थोड़ा और करीब है, थोड़ा और निजी है, और उससे लोगों का हित जुड़ा है। तो वो कमंडल को आगे यदि आप मंडल को भूलेंगे तो ये बड़ी राजनीतिक भूल होगी। और आज का अभी तो देख रहे हो ना एक्सपेंशन, हम लोग जबरदस्ती की बात करते रहते हैं, फिर आप कहेंगे बिहार का एक्सपेंशन में सारा का सारा कमंडल है, वहां कौन सा मंडल आ गया है? हाँ। वो कमंडल आ गया है, वहां सारा मंडल है। एक अभी तो आप बता रहे कोरी है कि कुशवाहा है कि अति पिछड़ा है कि अति दलित है, तो वो बिना कमंडल के हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चलेगी, ये सच है, आपको पसंद हो ना पसंद हो। आप इस पर एक कमेंट। नहीं, बस एक ही है। देखिए ये जो संघर्ष है मंडल कमंडल का, बीते जमाने की बात है, ये हम पत्रकारों के दिमाग में ज्यादा है। कमंडल में मंडल समाहित हो चुका है, अब अलग नहीं है, उसके नीचे ऊपर जैसा कुछ है ही नहीं, वो आत्मसात कर चुके हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि कमंडल की वजह से मंडल का हक मारा जा रहा है।
ये एक संघर्ष का दौर था ना। कब संघर्ष का दौर था? जब ये कहते थे कि भाई ये जितने लोग हैं ये सिर्फ अगड़े लोग हैं, ये सारा हक मार ले जाने, तो 80-20 कहते थे। अब 80-20 की परिभाषा बदल गई। अब कमंडल में मंडल है, इसको आप मानिए। और अगर कमंडल में मंडल नहीं होता तो आप ये सारे जितना पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करते हैं, जिसको अक्सर विजय जी कहते हैं पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट, भैया द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी, मोहन चरण मांझी जी, हेमंत विश्व शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ जी, आप सोचिए ना कैसे कमंडल मंडल कैसे एक दूसरे को आत्मसात कर चुके हैं। अब कमंडल में मंडल समाहित है, और मंडल का वो वाला स्वरूप इसलिए नहीं हो सकता कि मंडल का एक बड़ा वर्ग कमंडल की तरह उसी तरह से ऊपर की पायदान पर बैठ गया है। और आज तो आप ये भी नहीं कह सकते, आप कहते थे कि ये क्या कहते हैं मठाधीश, जो आश्रम के लोग, जो संत महंत कथावाचक, हर जाति के लोग तो भगवा पहनकर हैं और कोई उनको अस्वीकार कर रहा हो, ऐसा तो देखने में नहीं आता। नहीं, वो नहीं है। और ये राजनीति के स्तर पर बात मैं कर रहा हूँ। और ये बात भी हम जितना करते हैं ना, तो ये वैसी बात है कि जाके पैर ना फटे विवाही वो का जाने पीर पर आई। वो कमंडल की नीचे जो मंडल की राजनीति है, और सर मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए आज विपक्ष को कामयाबी नहीं मिल रही चुनावों में, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मंडल इन लोगों ने वो दुनिया नहीं देखी जो आज बीजेपी में एंजॉय कर रही है, या वो सुप्रीमेसी नहीं देखी, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी नहीं देखी, उनके यहाँ भी बड़े एक से एक है धुरंधर। हाँ, लेकिन अगर, और ये बीजेपी को क्रेडिट है कि वो एक आज के दौर में भी ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बना सकती है, राजस्थान में भी बना सकती है, महाराष्ट्र के अंदर भी बना सकती है, और साथ साथ वो ओबीसी को भी बनाएगी, और वो दलित को, और वो आपको दलित को भी राष्ट्रपति बनाएगी, ट्राइबल को भी राष्ट्रपति। कांग्रेस को जब अवसर मिला तो सिर्फ अपर कास्ट के पास सत्ता रही। इन दलों को जो अवसर मिला तो कोई एक यादव जाति का, कोई एक अनुसूचित जाति का, वहीं तक रही। भाजपा अकेली पार्टी है जिसने सबको अवसर दिया है। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या अनुसूचित जाति, क्या जनजाति, ये सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये है ना कि आप मंडल की ताकत को समझ रहे हैं। एग्जैक्टली, और इसका मतलब ये है, और उनको एक मौका मिला ना, ये देखने की बात है ना। त्रिपाठी जी, एक मौका मिला ना 2024 में ऑपोजिशन को, मार दी, चोट लगा दी ना आपको। ये तो संभव नहीं है ना, आप ये तो नहीं कह सकते ना। और ये तो हम मानते हैं ना भाई कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि कुंभ आयोजन हो गया, कुंभ नहा के लौटा, सब हो जाएगा। लेकिन उससे साथ साथ जितनी चीजें कर रहे हैं वो तय करती हैं। राजनीति में बहुत सी चीजें होती है, लेकिन आज की तारीख में कमंडल मंडल में संघर्ष नहीं है। कमंडल मंडल एक ही है। हम लोग विश्लेषण के लिए बार बार उसको कहते हैं। उन नेताओं की समस्या समझिए ना, वो इतने बड़े वोट बैंक पर बैठे हैं, इतना उनके साथ अभी भी लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको सत्ता नहीं मिलती, क्योंकि बड़ा वाला अब इधर खिसक कर आ गया। अब उनके सामने उन्हीं के लोग खिसक खिसक कर चले जा रहे हैं। तो ये भी तो बड़ी, इसको मजबूरी में समझिए कि रोज गाली देने वाले राजभर जी को आप गले लगाए रखते हैं। निषाद जी रोज आपको भरभराते हैं, फिर आप उनको साथ रखते हैं। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। अब चूंकि एक नाम लिया, उसकी बात होगी आगे डिटेल में हम लोग करेंगे। बहुत स्वागत, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं सौरभ आपके साथ, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु की। ये एक ऐसा रिश्ता है जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, उनकी पूरी पार्टी बहुत बनाने की कोशिश तो कर रही है, और लगता भी है कि भाई अब इस बार काम हो गया, इस बार शायद अब हमने वो जगह बना ली, आप वो जगह कायम कर लेंगे, लेकिन वो होते होते भी नहीं हो पा रहा है। अब तमिलनाडु में आज मैं आपको बता दूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो वहाँ पर जाने वाले हैं, और सदगुरु जग्गी वासुदेव के आश्रम में जाकर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसकी बात मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां पर खूब हंगामा हुआ है। महाशिवरात्रि पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है, और उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। हजारीबाग का मामला है, झारखंड के। हिंसा हुई है काफी। महाशिवरात्रि का दिन है आज, और यहाँ दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और गाड़ियों में आग लगा दी गई। पत्थरबाजी भी हुई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। त्योहारों पर इस किस्म की घटनाएं जो हैं, कहीं ना कहीं से ऐसी कोई खबर जो है वो सुनने को आ ही रही है। और एक बार फिर झारखंड में इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा हो चुका है। महाशिवरात्रि पर एक बार फिर हिंसा हुई है। आमतौर पर वजह जो है, कभी कोई जुलूस निकलना बन जाता है, कभी कोई गाना बजाना बन जाता है। अब यहाँ और डिटेल आएगी तो पता चलेगा आप लोग अंदर ही आप लोग किस वजह से यहाँ पर विवाद हुआ। लेकिन दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए। खूब पत्थर चले, आप पत्थर बिखरे हुए देख सकते हैं सड़कों के ऊपर। ईंट पत्थर, साफ पता लग रहा है कि जमकर पथराव हुआ है यहाँ पर।
और उसके बाद फिर गाड़ियों में आग भी लगाई गई है। आप लोग अंदर ही आप लोग। ये सिलसिला ऐसा है, खत्म ही नहीं होता। नहीं, खत्म नहीं होता और सचमुच सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। और कभी भी और आमतौर पर हिंदू सुदन जी एक अपडेट ले लेता हूं, हमारे सहयोगी जुड़ गए मुकेश सिन्हा फोन पर। मुकेश बताएं जरा क्यों हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ, क्यों हिंसा हुई है? देखिए, ये महाशिवरात्रि के मौके पर पूरा जो इलाका हो जाता है पूरे झारखंड में वो शिवमय हो जाता है। और वो जो इलाका है हजारीबाग का मुस्लिम बहुल इलाका है। इस इलाके में लाउड स्पीकर और झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद छोटा सा विवाद बड़े विवाद में बदल गया और देखते ही देखते वहां पर दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया और पथराव के बाद आगजनी, लाठी चला और मतलब कई लोग घायल हैं। फिलहाल स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन जो है पुलिस पहुंच गई है और मौके को शांत कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। जी ठीक, मुकेश बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी बात कर लें। और मुझे लगता है कि ये सचमुच बड़ी चिंता की बात है। कोई भी वजह बन जाए, छोटी घटना बड़ी हो जाती है, कोई लाउड स्पीकर का, कोई झंडे का, लेकिन हिंदू पर्व उत्सव पर ऐसा कोई भी विवाद दूसरा कोई पक्ष कर कैसे सकता है? क्या किसी और समाज के, किसी और समुदाय के, किसी और रिलीजन के, किसी और मजहब के किसी ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे आयोजन में ऐसा कुछ होता है? होना ही नहीं चाहिए। और जब हम कहते हैं ना, कई बार हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं देखिए ये हो गया, इससे फलाना को लाभ होगा, फलाना को नुकसान होगा। लाभ नुकसान किसी दंगे से नहीं होता है। दंगे के जो परिणाम होते हैं या जो दंगे जैसी स्थिति के परिणाम होते हैं वो होता है। और तब कोई कहता है कि देखो इसका राजनीतिक लाभ या हानि हो गई। सवाल यहां ये है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत जी अभी दोबारा मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं, क्या उनको हर दंगाई पर कड़े से कड़े कार्रवाई लेने से कुछ रोकता है क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी इस तरह की जब होती है घटनाएं तो उसमें कोई एक सॉफ्ट कार्नर सा दिखता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इसका जवाब कोई खोज ले तो शायद वो जो राजनीतिक लाभ मिल जाता है, कोई दूसरी पार्टी ले लेती है, वो शायद कहने की नौबत नहीं आए। और ये पीड़ा देने वाला भी है कि इतने सुंदर उत्सव के दिन हम इस तरह से ईंट पत्थर बिखरे हुए देख रहे हैं, हम इस तरह से लोगों को अपील सुन रहे हैं कि घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिएगा, पुलिस बाहर है, प्रशासन बाहर है। बहुत पीड़ा देने वाला है। बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे थे तमिलनाडु की। आइए एक बार फिर उस खबर पर बढ़ते हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु में कोयम्बटूर में वो हैं। कोयम्बटूर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया है, लोगों से मुलाकात की है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक लंबे वक्त से प्रयास कर रही है राजनीतिक जगह बनाने की। और आपको बता दें आज महाशिवरात्रि के मौके पर उनको जग्गी वासुदेव के उनका जो मुख्यालय है, जहाँ उनका आश्रम है, वहाँ पर भी वो शामिल होंगे। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में क्या बीजेपी वाकई अपना एक स्थान बना पाई है, उसकी बात करें। अमित शाह की बात उससे पहले आप सुनिए। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। मैं तमिलनाडु भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का। सभी लोग नए उत्साह के साथ लवरेज होकर, पैरों में गति लाकर तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। 26 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु के अंदर भाई भतीजावाद की ये दुकान समाप्त हो जाएगी और तमिलनाडु से देश विरोधी गतिविधियों को हम मूल समेत उखाड़कर फेंक देंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव में डीएमके की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें तमिलनाडु के अंदर बतानी है। उनका जो लक्ष्य है, लेकिन बड़ा कठिन लक्ष्य है और रास्ता भी बड़ा परिश्रम वाला होगा। लेकिन आप स्टालिन की बात कीजिए अगर, तो उनको मालूम है कि उनके पास जो हथियार है उसकी काट अभी तक तो खैर कोई और नहीं दे पाया। उन्होंने फिर भाषा को और एंटी हिंदी सेंटिमेंट वहां पर उभारने में अभी फिर कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, एक बड़ा बदलाव है। यदि स्टालिन को देखें, ये हिंदी विरोध जो है ना, वो पुराना वहाँ का मसला है तमिलनाडु का। लेकिन अभी तक वो हिंदू विरोध पर थे, सनातन विरोध पर चल रहे थे। उन्हें लगा कि ये थोड़ा सा रिस्की वो है, स्लिपरी
जगह है यदि सनातन विरोध पर जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के सबसे ज़्यादा मंदिर, बड़े मंदिर तमिलनाडु में है। वहाँ पर एक एंटी हिंदू इमेज और पूरा मूवमेंट डीएमके हमेशा से चलाती रही है, लेकिन फिर भी अब जिस तरह से पूरा बदलाव देश भर में हो रहा है, और यदि 2024 के चुनावों को आप देखें तो 11% वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया, तो एक बड़ा है, डबल डिजिट क्रॉस वहाँ पर उसने की है। और मुझे याद आता है कि कोयम्बटूर जो है, जहाँ आज खुद अमित शाह है, वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक बड़ी घटना हमला हुआ था, और उसके बाद तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट भी जीती है। तो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु बिल्कुल कोई अनछुआ या अनटच्ड है, और हो सकता है अगली बार के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन एक मजबूत परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी वहाँ कर सकती है, क्योंकि जो 19 सीटों पर लोकसभा में तमिलनाडु में अभी चुनाव लड़ा तो ठीक ठाक सा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका नहीं है। और तमाम कोशिश जो वहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष बने वो भी एक ताकतवर तरीके से, एग्रेसिव तरीके से वहाँ पर लड़ाई को लड़े हैं। अब यहाँ से आज शुरू करें, अगले साल तक यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करती है तो एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। ये वैसी कहानी है किसान की, कि एक किसान जो है बहुत भूखा होता है और वो रोटी खा रहा है और उसकी पत्नी उसको रोटी खिला रही है, तो 8-10 रोटी खिला देती है लेकिन भूख नहीं मिटती, फिर वो 11वीं रोटी खिलाती है और उसका पेट भरता है, तो वो कहता है पहले ये 11वीं रोटी क्यों नहीं खिलाई। तो वो 11वीं रोटी खाने के लिए वो 10 रोटी खानी होती है। अब वो 11वीं रोटी कब भारतीय जनता पार्टी के लिए आ जाएगी, लेकिन वो 6-7वीं रोटी पर तो चल रही है। लेकिन सर तमिलनाडु में अन्नामलाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए उन्होंने, और एन मक्कल जो उन्होंने पदयात्रा निकाली थी लोकसभा चुनाव के पहले, और लगातार संगठन के स्तर पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद की दम पर अभी वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आज अमित शाह ने जो कहा है कि एनडीए की सरकार बनाना है, पहले डीएमके के साथ उनका एआईडीएमके के साथ गठबंधन था, फिर बाद में गठबंधन टूटा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले अन्नामलाई की जीत के कारण वो गठबंधन तोड़ा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 11% से ज्यादा वोट बैंक हो गया है, हालांकि कांग्रेस का वहां सिर्फ 10% वोट बैंक है। कांग्रेस से अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वोट बैंक है। मुझे लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कम सीटें भी लड़ती है सर वहां, हाँ, इसमें खुद अलायंस के साथ लड़ती है, लेकिन मुझे लगता है अगली बार बीजेपी अलायंस में ही जाएगी, बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी में है। और मुझे लग रहा है कि एआईडीएमके के साथ जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का टूट गया था, वो आने वाला विधानसभा में चुनाव में होगा, क्योंकि जिस तरीके से पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम दोनों अलग अलग हो गए, अब उनके पास चुनाव जीतने का जो उन्होंने दावा किया ये तो अभी दूर की कौड़ी लगती है। चुनाव बोलने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए तो हिम्मत बढ़ाना पड़ती है ना चुनाव, और ऐसा भी नहीं कि चुनाव नहीं जीत सकते। हालांकि जिस तरीके से वहां पर स्टेलिन और स्टेलिन के बेटे ने जिस तरीके से सनातन धर्म को डेंगू कहा है, जिस तरीके से का ये बीमारी है, तो हिंदू सेंटिमेंट जिस तरीके से, और वाराणसी का जो तमिल संगम हुआ है कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं, तो तमिलनाडु को वाराणसी से जोड़ने का जो प्रकल्प शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका भी असर आने वाले दिनों में मिलेगा। सरकार भले नहीं बना पाए, लेकिन एक बड़ा अच्छा ये आज ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि जिस कार्यक्रम में अमित शाह जा रहे हैं, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु के कार्यक्रम में, वहां डीके शिव कुमार भी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो दोनों वहां पर एक ही कार्यक्रम में शिरकत भी करने जा रहे हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में अगर आप बात करेंगे तो अब कुछ ना कुछ तो बीजेपी सोचती होगी, वरना प्रधानमंत्री भी जाते हैं इस कार्यक्रम में, एक बार जा चुके हैं, और अब इस बार गृह मंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि भाई हमको इस संस्था के साथ जुड़ने से कोई लाभ तो होगा, तभी शायद प्रधानमंत्री का जाना भी हुआ। देखिए सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है वो विशेष करके दक्षिण भारत के हिंदुओं का वो बड़ा केंद्र है उनका आश्रम। वैसे तो पूरे देश में हो, लेकिन एक तो दक्षिण भारत, दूसरा अंग्रेजी भाषी, उनको बहुत अपील करते हैं। उनका जो अपना आश्रम है, जो ये महाशिवरात्रि का आयोजन होता है, उसमें दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। 3 दिनों का ये भव्य कार्यक्रम है, अलग अलग लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं तो बड़ा साफ है, साउथ आउटरीच का कार्यक्रम है। डीके शिव कुमार इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वो तो खुद दक्षिण भारत के बड़े नेता हैं। हालांकि उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा भाई मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, मतलब उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। सवाल उनका पीछा छोड़ता क्यों नहीं है? अब चूंकि गृहमंत्री के साथ वो साझा कर रहे हैं और बार बार अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनसे लड़ते रहते हैं। कुंभ भी आ गए थे, तो इसलिए कुंभ भी आ गए थे, और कुंभ आए तो उसके बाद फिर उनके साथ यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व था वो नाराज हो गया था, खड़गे जी और राहुल जी, प्रियंका जी। तो ये सब थोड़ा परेशान करता है। लेकिन शिव कुमार जी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा। हालांकि ज्योतिराज सिंधिया भी ऐसे ही कहते थे, वो जितने भी मिलिंद देवड़ा, अमित शाह जी डीके का पानी का गिलास भरेंगे क्या?
शरद नहीं, वो पवार तो खैर देखिए, लेकिन शरद पवार और तमिलनाडु तो है अमित ना, शरद वेस्ट पवार बंगाल और जब नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं तब भी इस बात की चर्चा होती है कि क्या शरद पवार लौट के आ रहे हैं। देखिए, जब भी दो बड़े नेता विरोधी दल के किसी एक मंच पर आते हैं तो इस तरह की चर्चा होना स्वाभाविक है। और जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है, शरद पवार तो कभी भी मतलब पाला बदलने की स्थिति में रहे। डीके शिव कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि भाई वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनाए नहीं। और अब तो क्लियर कर दिया, सिद्धरामैया जी ने भी कह दिया कि भाई हाँ, ये बात हुई थी कि ये हम आधे आधे कार्यकाल के लिए बने बिल्कुल, मुख्यमंत्री, तो उनको उम्मीद होगी कि मेरा नंबर आने वाला है। और जिस तरह के सिद्धरामैया पे जमीन घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद लग रहा था डीके शिव कुमार को कि भाई पार्टी के लिए इतना फंड, डीके लेकिन अभी पलटने वाली परिस्थिति में नहीं दिख रहा। फिलहाल संभावना से कम लग रही है। और दूसरी जो नाम हमने चर्चा नहीं की अभी, शशि थरूर। शशि थरूर साहब 2-3 वजहों से अभी पिछले दिनों चर्चा में रहे। पहले तो उन्होंने जब मोदी जी का अमेरिका दौरा हुआ, ट्रंप के साथ जो बातें हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम जो कुछ हासिल कर सकते थे इस दौरे से हमने वो किया। वो उन्होंने कहा हमें संतोष होना चाहिए। और ये उनकी पार्टी के लाइन के बिल्कुल विपरीत था। पार्टी तो ये साबित करने में लगी है कि अपमान किया ट्रंप ने, मोदी जी का दरवाजे पर लेने तक नहीं आए थे और वहां से भारतीयों को जिस तरीके से वापस भेजा। हालांकि वो मुद्दा थरूर साहब ने भी उठाया। फिर उसके बाद एक मौके पर उन्होंने केरल की जो सरकार है, लेफ्ट की सरकार है, 2 टर्म से सरकार है, पूरे जोर लगा रही है कांग्रेस इस बार की चुनाव में, अगले चुनाव में वहां वापसी करें। थरूर साहब ने वहां तारीफ कर दी उस सरकार की। बाद में उनको सफाई देनी पड़ी। इस पर बहुत नाराजगी होगी, स्टेट यूनिट ने बहुत नाराजगी की, दिल्ली में शिकायत की उनकी। और बताते हैं फिर राहुल गांधी से शशि थरूर साहब की मुलाकात भी हुई, शायद उनको बुलाया गया हो बात करने के लिए कि आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया। अब इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर अज्ञान या न जानना, इग्नोरेंस, वो ब्लिस हो, उसी में आनंद हो लोगों को, तो वहां पर ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, टू बी वाइज इज फॉली, ये उन्होंने लिखा है। तो क्या होना मूर्खता है। नहीं, देखिए, इससे गंभीर टिप्पणी शशि थरूर कुछ नहीं कर सकते। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन शशि थरूर का अपना एक कद है। मनमोहन सिंह जी उनको लेकर आए थे, यूएन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे, उनका उस तरह का करियर था। वो यहां वो आए तो उनको ये बार बार उम्मीद थी कि मेरी भूमिका बड़ी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भीतर भूमिका कितनी बड़ी वो सोचते हैं, इससे अनुमान लगाइए कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन कर दिया। और पूरा गांधी परिवार लग गया कि सब हो जाए, शशि थरूर नहीं हो सकते, क्योंकि शशि थरूर की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। वो जिस तरह से पहचाने जाते हैं, उनको किसी राहुल गांधी, किसी सोनिया गांधी, किसी प्रियंका की जरूरत नहीं है। ये गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं होता है। और शशि थरूर का जो एक तरह से कहें कि इंटरनेशनल ऑरा जो है, पर्सनल ऑरा जो है, वो बहुत बड़ा है। वो गांधी परिवार के लोगों को परेशान करता है। अब इसमें बीच बीच में लोग कहते हैं कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का रास्ता है, क्योंकि इस बार उन्होंने पहली बार ये बोला मेरे विकल्प खुले हुए हैं। और ये राजनीति में बहुत बड़ा शब्द माना जाता है जब कोई ये कह दे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और या कह दे कि मेरे विकल्प खुले हुए हैं। तो दूसरा एक तो बोल दिया उन्होंने। खबर ये आई कि राहुल गांधी से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका स्पष्ट कीजिए, अब मैं पार्टी में हूं, राजनीति में हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है। और ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेट पॉलिटिक्स करूं तो वो भी क्लियर कीजिए। और स्टेट पॉलिटिक्स वो करेंगे, क्योंकि मंत्री बनने के लिए तो नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री बनने के लिए करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि उस राहुल गांधी की तरफ से उनको कोई जवाब, इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। ये छपी प्रकाशित खबरें उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे लिए तो यही बड़ी खबर है कि राहुल गांधी से मुलाकात होगी। अभी तक तो बहुत सारे नेताओं की यही खबर चलती थी कि राहुल गांधी जी से मुलाकात नहीं होती। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि शशि थरूर साहब की राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी। शशि थरूर का व्यक्तित्व पॉलिटिकल लीडर के तौर पर मेरी मुलाकात उनसे पहली बार तब हुई थी जब वो यूएन से लौट कर आए थे और मनमोहन सिंह सोनिया जी ने उनको बुलाया था। तो यहाँ पर नौसेना का वो होता था गेस्ट हाउस शाहजहाँ रोड पर, उसमें पहली मुलाकात मेरी हुई थी। तब से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो एक पर्सनैलिटी डिफरेंट है। और ये बात ठीक है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए तमाम कोशिश की गई कि वो नहीं जीते, बल्कि कई जगह पर ऐसा हुआ कि उनसे मिलने के लिए भी कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे। अब भारतीय जनता पार्टी को भी शशि थरूर जैसे नेता की ज़रूरत है। अभी केरल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, राजीव चंद्रशेखर उनसे हार गए, वो भी हालांकि मजबूत लड़ाई थी। तो शशि थरूर जैसा नेता यदि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है तो वो उसको पुश कर सकते हैं। क्या उस पॉइंट तक, टिपिंग पॉइंट तक आ गए? इसको एक बात है कि जैसे अमित शाह नीतीश कुमार जी के लिए कहते थे कि उनके लिए दरवाजे खिड़की सब बंद है, तब भी वो आ गए, विकल्प खुले हुए। सर, शशि थरूर जी ने कहा ना मेरी भूमिका स्पष्ट कीजिए। वैसे ही खड़गे जी ने अभी पिछले मेरे राहुल गांधी से पूछा है कि भाई मेरी भी भूमिका स्पष्ट कीजिए, पार्टी में मेरी भूमिका क्या है। तो भाई खड़गे जी की भूमिका स्पष्ट नहीं, तो शशि थरूर की भूमिका। लेकिन ये शशि थरूर जी का अगर वाकई मन परिवर्तित होता है तो ये बड़ी खबर होगी, बड़ी खबर, उस पर नजर हमको रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।